जय हिंद। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी किसी ने वीडियो शूट कर लिया और बाद में इस लेफ्टिनेंट कर्नल को धमकी देने लगा कि तुम्हारे वीडियो को, तुम्हारी फोटोज को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाएगा। जिस पुरुष के साथ यह महिला संबंध बना रही थी वो इस महिला के साथ ही पोस्टेड था और उसके साथ कुछ ही समय पहले मुलाकात हुई थी। इसके बाद इस पुरुष ने इस महिला अधिकारी को प्रपोज किया और बाद में घर पर बुलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, इस आर्मी ऑफिसर का आरोप है कि उसके साथ अननेचुरल सेक्स भी किया गया और उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया। जो पुरुष था यानी मेल था वो इस महिला लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का ही ऑफिसर था। उसने मई महीने में इसको प्रपोज किया। बाद में जब छुट्टी पर घर आया तो इसने फोन पर कहा कि मेरे घर आकर मेरी मां से मिलो। जब मां से मुलाकात करने के लिए ये आर्मी ऑफिसर लड़की घर पर आई तो उसके साथ बहाने से कई बार संबंध बनाए गए। जय हिंद। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि अपने ही एक समकक्ष ऑफिसर से अट्रैक्ट हो जाती है और काफी लंबे समय तक दोनों के बीच में दोस्ती और फिर प्रेम संबंध चलता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं, पर यह कहानी एक ऐसे मुकाम पर जाकर खत्म होती है जहां पर पुलिस और उसके साथ ही सामाजिक तौर पर बदनामी भी अपने साथ इस पुरुष अधिकारी के लिए समस्याएं खड़ी कर देती है। इस केस के बारे में मैं बात करूंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये जो केस है वो शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, जहां पर इस महिला लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्टिंग थी। वहां पर आजमगढ़ की रहने वाली इस लड़की, इस लेफ्टिनेंट कर्नल की मुलाकात होती है एक अपने ही समकक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल पुरुष जो कि लड़का, जो मेल था, उस अधिकारी से मुलाकात होती है। दोनों की बोलचाल एक जैसी थी क्योंकि आसपास के रहने वाले थे, इसलिए दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। इस महिला लेफ्टिनेंट कर्नल का साथी अधिकारी जिसका नाम देवाशीष था वो काशीराज अपार्टमेंट नदेसर बनारस कैंट का रहने वाला था, जबकि ये लड़की खुद आजमगढ़ की लालगंज तहसील की रहने वाली थी। अब ड्यूटी करते करते दोनों अधिकारियों के बीच में मुलाकात होती है, फिर इंटरेक्शन बढ़ता है। बोलचाल से पता चलता है कि दोनों आसपास के ही रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों की जो बोली थी वो भी एक दूसरे से, उसका एक्सेंट भी मिल रहा था। जब एक दूसरे से पता किया तो पता चला कि ज्यादा दूरी इनके घर में भी नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ गई। अक्सर फोन कॉल्स पर बातें होने लगी, SMS और व्हाट्सएप पर भी चैट होने लगी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में तब्दील होने लगी थी। देवाशीष इस लेफ्टिनेंट कर्नल को प्यार करने लगा था और ये महिला भी अपने लेफ्टिनेंट कर्नल दोस्त को पसंद करने लगी थी। इसलिए ये दोस्ती अब प्रेम प्रसंग में बदलने जा रही थी, क्योंकि देवाशीष ने मई महीने में इस लड़की को प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और क्यों ना हम प्रेम का एक रिश्ता कायम करें। इन दोनों के बीच में इतनी बात होती है। फिर उसके बाद देवाशीष किसी काम से छुट्टी लेकर अपने घर बनारस चला जाता है, अपनी मां से मिलता है घर पर और बाकी के काम निपटाता है, पर इस लेफ्टिनेंट कर्नल लड़की के साथ रोजाना संपर्क पर रहता है। हमेशा इन दोनों की फोन पर बातें हो जाया करती थी, व्हाट्सएप पर चैट और कॉल्स भी हो जाया करती थी। फोन पर जब रोज बातें होती थी तो एक दिन अचानक इस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सुझाया कि तुम क्यों ना मेरे घर पर आ जाओ, मेरी मां से मिल लो। अब मैं भी छुट्टी पर घर पर आया हुआ हूं, ये मौका सबसे सही रहेगा, मेरे ही सामने सारी बातें हो जाएंगी। इस लड़की को भी आइडिया काफी अच्छा लगा। उसने पहले सोचा और उसके बाद हामी भर दी। अब इस महिला अधिकारी के लिए इस व्यक्ति जिसका नाम देवाशीष था उसने खुद एयर टिकट्स बुक किए और उसे भेज दिए। इसके बाद ये लड़की बिना समय गवाए जहाज में बैठती है और सीधा बनारस पहुंच जाती है। वहां पर देवाशीष इसका इंतजार कर रहा होता है। एयरपोर्ट पर इस लड़की को रिसीव करता है, उसके बाद अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो अपनी मां के सामने इस लड़की को लेकर जाता है और इंट्रोड्यूस करवाता है, मां लड़की की खूबसूरती की तारीफ करती है और ये कहती है कि अगर तुम मेरे घर में बहू बनकर आ जाओ तो हमारे घर में 4 चांद लग जाएंगे। ये बात इस लड़की को भी काफी पसंद आती है।
उसे भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और उसके बाद घर में कई घंटों तीनों बैठकर बातें करते हैं, खाना साथ खाते हैं और सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में जाने के बाद देवाशीष को थोड़ी देर में भूख का एहसास होता है। वो सोचता है क्यों ना कुछ खाया जाए या पिया जाए। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलता है और साथ में जो महिला अफसर उसके घर में आई हुई थी उसके कमरे का दरवाजा खटखटा देता है। वो इस महिला अफसर से कहता है कि मुझे भूख लगी थी और इसके साथ ही बातें करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटा दूं। दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई। इतनी देर में देवाशीष कॉफी बनाकर ले आया। दोनों ने कॉफी पी। कॉफी पीने के बाद जैसे जैसे बातें बढ़ती जा रही थी उसके बाद दोनों के बीच में दूरियां मिटती चली जा रही थी। दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और नजदीक आने के बाद देवाशीष ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस महिला अफसर से अपील की, जबकि इस महिला अफसर ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसने कहा कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए हम इतनी आगे तक नहीं जा सकते। जबकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक देवाशीष कहता है कि उसने अपनी मां से इस लड़की को मिलवा दिया है, इसलिए अब शादी ज्यादा दूर नहीं है, दोनों संबंध कायम कर सकते हैं। लड़की शुरुआत में हिचकिचाई पर उसके बाद वो भी मान गई और दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बने। इसके बाद ये लड़की सुबह उठकर देवाशीष की मां से कहती है कि मां जी आप हमारी शादी करवा दीजिए क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। देवाशीष की मां जैसे ही ये बात सुनती है उसके बाद वो कहती है कि हाँ शादी तो हो सकती है पर उसके लिए आपको दो बातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कथित तौर पर देवाशीष की मां ये कहती है कि आपको शादी का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा और दूसरी बात हम एक 80 लाख रुपए का फ्लैट लेना चाहते हैं तो उस फ्लैट के पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। जैसे ही ये महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ये बात सुनती है तो उसे ये बात कथित तौर पर बुरी लगती है। वो इस बात का विरोध करती है और उसकी मां और देवाशीष के सामने ही कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों के बीच में कुछ देर कहासुनी होती है। उसके बाद देवाशीष बीच बचाव करता है और वो इस लड़की को समझाता है कि मेरी मां पुराने ख्यालों की है, इसलिए तुम इस बात का बुरा मत मानो, और बात आई गई हो जाती है। उसके बाद फिर शाम होती है। शाम को सभी खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। देवाशीष एक बार फिर रात को उस लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं और एक बार फिर पिछले दिन की तरह ही देवाशीष इस लड़की के नजदीक जाने की कोशिश करता है। इस बार इस महिला अफसर ने देवाशीष को कथित तौर पर रोका और मना कर दिया और साथ में ये कहा जब तुम्हारी मां हमारे बीच शादी करवाने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम आगे संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते। हालांकि देवाशीष ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी मां मान जाएगी, वो पुराने ख्यालों की है इसलिए उन्होंने ऐसी बातें की है। और किसी ना किसी तरह ये लड़का, ये आर्मी अफसर इस लड़की को मना लेता है और एक बार फिर से उसके साथ संबंध स्थापित करता है। इस बार ना सिर्फ उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए बल्कि कथित तौर पर इस लड़की के साथ अननेचुरल सेक्स भी किया। पूरी रात संबंध स्थापित करने के बाद अगले दिन फिर ये लड़की शादी की बात कहती है और देवाशीष उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही किसी बात पर इस महिला अफसर की देवाशीष और उसकी मां से कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। इसके बाद लड़की कथित तौर पर कहती है कि मैं पुलिस को फोन करती हूं। देवाशीष जैसे ही पुलिस का नाम लड़की के मुंह से सुनता है तो वो अपने मन में समझ जाता है कि अगर पुलिस आ गई तो मेरा करियर भी खराब हो सकता है और इसके साथ ही कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वो लड़की को समझाता है कि पुलिस को मत बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर में वो किसी तरह से लड़की को मनाता है, कार में बैठाता है और सीधा उसको मंदिर लेकर चला जाता है। मंदिर में दोनों कथित तौर पर शादी करते हैं, एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं और शादी हो जाती है। पर लड़की यहां पर एक ऑब्जेक्शन करती है। यह महिला अफसर कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानूंगी, मुझे रजिस्टर्ड मैरिज चाहिए। अगर तुम रजिस्टर्ड मैरिज करोगे तो मैं इस रिश्ते को एक रिश्ता समझूंगी, अदरवाइज ये कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही ये लड़की कथित तौर पर यह बात कहती है तो देवाशीष गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम जानती नहीं हो तुमने किसके साथ पंगा लिया है। अगर तुम ये सब करोगी तो तुम्हारी काट करने के लिए मेरे पास ऐसा हथियार है जिसके सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और थोड़ी देर में वो कह देता है कि जब मैंने तुमसे शारीरिक संबंध बनाए थे तो तुम्हारी कई वीडियोस और कई फोटोज मैंने ले ली थी और अगर तुमने कुछ ज्यादा बोला
तो ये सभी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक कर दिए जाएंगे और तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है, वो हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस महिला अफसर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस लड़के के लिए इतनी दूर जम्मू कश्मीर से सीधा बनारस आई थी, वो लड़का उसके साथ ऐसा कुछ कर देगा। ये सब कुछ सुनने के बाद ये महिला अब तय कर लेती है कि मुझे इस पुरुष के साथ आगे संबंध नहीं बनाना है। अब मैं ना शादी करूंगी और ना किसी प्रकार का कोई संबंध रखूंगी, और वो सीधा पुलिस की शरण में पहुंचने का फैसला करती है। उसके बाद अगले दिन सुबह ही तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में, जब थाने से लेकर पुलिस कमिश्नरेट तक सभी पुलिस अधिकारी अपने दफ्तरों में आ ही रहे होते हैं और अपनी अपनी सीटों पर बैठ ही रहे होते हैं, ये महिला पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंच जाती है। ये लड़की बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के दफ्तर के बाहर पहुंचती है, अपनी स्लिप अंदर भेजती है और जब कमिश्नर उसे मिलने बुलाते हैं तो उन्हें अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर आर्मी में तैनात हूं और मैं एक लड़का जिससे प्यार करती थी, वो भी मेरे ही रैंक का अफसर आर्मी में है और उससे मिलने के लिए, उसकी मां से मिलने के लिए बनारस आई थी और पिछले कुछ दिनों में उसने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए, पर उसने ऐसा व्यवहार, ऐसी करतूत कथित तौर पर मेरे साथ की है जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी लड़की के लिए सही नहीं होगा। इसके साथ ही मेरे से दहेज की कथित तौर पर मांग भी की गई है। जब ये सारी बात पुलिस कमिश्नर सुनते हैं तो वो सीधा बनारस कैंट के एसएचओ को फोन लगाते हैं, उस इलाके के एसएचओ को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और न्याय संगत कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद लड़का और उसकी मां को आरोपी बना लिया जाता है। अब इस केस में जो धाराएं लगाई गई हैं वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 509, 493, 496, इसके साथ ही 376 जो रेप के लिए लगाई जाती है, और इसके साथ ही डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 3 वो लगाया गया है। कई धाराएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 323 की। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वैच्छिक तौर से हर्ट किया जाता है तो इसके तहत सजा दी जा सकती है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है और या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आईपीसी की धारा 504 की बात करें तो ये शांति भंग करने के इरादे से अगर जानबूझकर किसी का अपमान किया जाता है तो इसके तहत सजा दी जा सकती है। इसके तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तीसरी धारा है आईपीसी का सेक्शन 506। इस धारा के तहत आपराधिक धमकी के लिए सजा दी जाती है। इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगला सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 509। अगर किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कोई कार्य किया जाता है तो इसके तहत सजा दी जा सकती है। इसके तहत कुल 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। अगला सेक्शन है आईपीसी 493। किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास पैदा करके अगर संबंध किसी महिला के साथ बनाए जाते हैं तो यह धारा लगाई जाती है, जैसा कि इस केस में देखने को मिला है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में हो सकता है जुर्माना। तो कड़ा प्रावधान इसमें किया गया है। अगला है आईपीसी का सेक्शन 496। अगर वैध विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह समारोह संपन्न किया जाता है तो यह धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। 496 है ये आईपीसी का सेक्शन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि रेप के मामलों में लगाया जाता है, वो है आईपीसी का 376। ये बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें कम से कम 20 साल तक की सजा होती है और अधिक से अधिक लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा होती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। और आखिरी जो मैं बात करूंगा वो है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 3। इसके तहत कम से कम 5 साल की सजा होती है और साथ में कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना होता है। कुल मिला के ये केस एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या इस लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए खड़ी कर गया है। अब नौकरी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, बल्कि साथ में चरित्र को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है और माननीय कोर्ट ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। जय हिंद।